नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण इजी सॉल्यूशन पे आपका स्वागत करता है। आज हम बात करेंगे करेला जैसी जो साग सब्जियां हैं उनमें कई तरह के रोगों का कीटों का हमला बार बार होता रहता है। इसलिए आपका ध्यान यदि केवल उनको पोषक तत्व प्रदान करने पर, उनको खाद देने पर ही केंद्रित रहता है तो ऐसे में भी आपको बहुत हानि उठानी पड़ती है। करेला, गोभी, हरी मिर्च, बैंगन, खीरा ऐसी फसलें हैं जिनमें बार बार कई तरह के रोगों का हमला होता रहता है और देखने में आया है कि यदि आप पर्याप्त इन पर सावधानी न रखें तो 50% से ज्यादा आपकी फसल नष्ट हो जाती है, खराब हो जाती है और आपको बहुत हानि उठानी पड़ती है। वैसे भी देखा गया है कि ये ऐसी फसलें हैं कि इनमें जब फूल आता है तो उसके फूल काफी मात्रा में झड़ जाते हैं या वातावरण में किसी तरह का तनाव आ जाए, वातावरण में तापमान अचानक बढ़ जाए, तापमान अचानक गिर जाए, ज़्यादा बारिश हो जाए, ज़्यादा पानी भर जाए तो भी इन फसलों पर प्रतिकूल असर पड़ता है, फसलें तनाव में आ जाती हैं। तो इसके कारण भी काफ़ी लॉस होता है। लेकिन जब बार-बार आपको ऐसी फसलों के ऊपर कीटनाशकों का प्रकोप झेलना पड़ता है, तो ऐसे में आपको या तो काफ़ी मात्रा में कीटनाशक हैं, फफूंदीनाशक हैं, खरीद के अपने फसलों पर स्प्रे करना पड़ता है और कई बार देखा गया है कि आप इस दवा को एक बार प्रयोग कर लेते हैं, तो पहली बार तो थोड़ा बहुत असर दिखाती है, लेकिन कुछ हफ्ते के बाद या कुछ हफ्ते में ही दोबारा से फिर वही समस्या आ जाती है, वो कीट फिर आपकी फसल को नुकसान पहुंचाना जरूर शुरू करते हैं और अब दोबारा से आप उसी दवा का प्रयोग करते हैं तब उसका असर समाप्त हो जाता है। हमारे कई मित्र तो ऐसे हैं जो एक साथ 2 से 3 दवाओं को मिश्रित करके अपनी फसलों पर छिड़कते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको उसे पर्याप्त लाभ नहीं मिलता और उनकी खर्चा बढ़ता जाता है, फसल से आमदनी कम होती है और फसल भी ऐसे कीटों के कारण नष्ट हो जाती है, सूख जाती है, पत्तियां झड़ जाती हैं, फ्लावरिंग रुक जाती है या जो फल हैं थोड़े से बड़े होते हैं, झड़ जाते हैं। ऐसी कई समस्याएं, यदि इस समस्या के लिए एक कारण और भी रहता है कि हमने फसलों को लगाने से पहले या फसलों की ग्रोथ के समय पर्याप्त ध्यान नहीं दिया, किसी न किसी पोषक तत्व की उसमें कमी रह गई या फिर हमने किसी खाद को ज़्यादा मात्रा में दे दिया, हमने हमने मिट्टी के पीएच पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मिट्टी के पीएच से भी जो खनिजों का असंतुलन पैदा हो जाता है। मिट्टी का पीएच यदि ज़्यादा है, कम है तो उससे भी कई जो पोषक तत्व मिट्टी में हैं और आप या दे भी रहे हैं, फिर भी हमारी फसलें, हमारे पेड़-पौधे इनको पर्याप्त ज़रूरत के अनुसार ग्रहण नहीं कर पाते, उनमें किसी न किसी तरह की रुकावट आ जाती है। ये बहुत बड़ी समस्या देखने में आई है। क्योंकि आप तो सलाह से चलने वाले लोग हैं। यदि आपकी फसल पीली पड़ गई, उसकी ग्रोथ सही नहीं है, पत्ते मुरझाने लगे हैं या फूल झड़ रहे हैं, फूल फलों में विकसित नहीं हो रहे, रूपांतरित नहीं हो रहे या फल छोटे तक तो बढ़ते हैं फिर अचानक गिर जाते हैं। ऐसे में आप इधर उधर सलाह लेते हैं या फिर जो खाद विक्रेता के पास जाके अपनी शिकायत करते हैं और जो वो सलाह दे देता है, वो आपको मिनरल्स दे दे, कोई खाद दे दे, कोई दवा दे दे, तो आप निसंकोच उसका प्रयोग कर लेते हैं। लेकिन उस कारण को ढूंढने का प्रयास नहीं करते जिस कारण से आपकी फसल में वो गिरावट आई है, वो बदलाव आया है। तो वो बात कुछ अलग है, फिर हम कभी चर्चा करेंगे, क्योंकि ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं, किसी पोषक तत्व की कमी से भी हो जाती है। जैसे कि मैं आपको उदाहरण स्वरूप दूं कि बोरॉन की जरूरत, आयरन की जरूरत, जिंक की जरूरत हमारी फसलों को बहुत कम मात्रा में होती है। बोरॉन तो मात्र लाखों, 1 लीटर में, 1 लीटर पानी में उसकी लाखों अंश के बराबर जरूरत पड़ती है, लेकिन है बहुत महत्वपूर्ण। यदि जो कमी है तो पोलिनेशन की क्रिया नहीं होती है, फूल फूल तो दिखाई देते हैं, फूलों में फल नहीं बदलते, फूल फलों में रूपांतरित नहीं होते। यदि जिंक की कमी हो जाए तो जो फल हैं वो छोटे से अवस्था में झड़ जाते हैं। ऐसी कई समस्याएं आती हैं। पर हाँ, यदि आपके करेले की फसल में करेले की फसल को आप सुरक्षा देना चाहते हो, उसे रोगों से बचाना चाहते हो तो प्रयोग कर सकते हैं। ये प्रयोग हमने कई लोगों को कराया है, अच्छे परिणाम आए। आप भी इस प्रयोग को करके देख सकते हैं और जो भी इसका परिणाम हो उस संबंध में भी हमें सूचित कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने करना क्या है? करना वही है, जब आप खेत की तैयारी करें तो आप जो गोबर की खाद या फसल अवशेष आप अपने खेतों को देते हैं, मैं बात करता हूँ जैविक खेती। जैविक खेती हो, रासायनिक खेती हो, किसी भी तरह की खेती हो, हमारी मिट्टी को, हमारी फसलों को पोषण
की तो आवश्यकता पड़ती है। जैसे हम बिना पोषण के नहीं रह सकते। हम दिन में 2 या 3 बार भोजन करते हैं। भोजन के रूप में हम अपनी पोषक जरूरत की आपूर्ति करते हैं। यदि हमें पोषण ना करें तो अपना हमारा शरीर कमजोर सा अनुभव होना शुरू हो जाता है। 2-4 दिन तक यदि हमें भोजन ना मिले तो हम अपने अंदर दुर्बलता, कमजोरी अनुभव करने लगते हैं। ठीक यही स्थिति हमारे पेड़ पौधों की है। यद्यपि पेड़ पौधों के भोजन का माध्यम मिट्टी है, हमारे भोजन का माध्यम हमारी रसोई है। हमारे भोजन का माध्यम रोटियां हैं, चावल है, दाल है, ये चीजें हैं। लेकिन हमारी जो फसलें हैं उनका माध्यम मिट्टी में उपलब्ध पोषक, चाहे वो नाइट्रोजन हो, फास्फोरस हो, सल्फर हो, कैल्शियम हो, मैग्नीशियम हो, जिंक हो, बोर, कोई भी हो, वो मिट्टी है। या फिर वातावरण है, क्योंकि वातावरण से वो कार्बन डाइऑक्साइड को सोख कर सूर्य की उपस्थिति में फोटोसिंथेसिस के माध्यम से भी अपना भोजन निर्मित कर लेते हैं। फिर भी उनको काफी चीजों की जरूरत मिट्टी से रहती है, सोल से रहती है। तो ऐसे में जब मिट्टी की आप तैयारी करते हैं तो या तो आप गोबर के माध्यम से, कार्बनिक पदार्थों के माध्यम से, फसल अवशेष के माध्यम से इन चीजों की आपूर्ति कर सकते हो, या फिर इनकी जगह आपको रासायनिक खादों का प्रयोग करना पड़ता है। जैविक खेती वाले तो रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं कर सकते। आज यदि भी कुछ मित्र डरते हैं, शुरू में जो उनकी जरूरत है उसको 1/4 रखकर भी इस प्रयोग को जारी रख सकते हैं। लेकिन जब आपका हौसला बढ़ जाए कि 1/4 खादों के प्रयोग करने से भी आपकी उत्पादकता में किसी तरह गिरावट ना आई, बल्कि 10-15% की ग्रोथ आपको मिली है। आपके पौधे स्वस्थ रहें, बीमारी मुक्त रहें, फसल अच्छी मिली है, तो धीरे धीरे आप जो 1/4 खादों का प्रयोग करते रहें उनको भी आप छोड़ सकते हैं। बिना इनके भी आप मात्र प्राकृतिक जो जो मार्ग हैं उनसे भी अपने खेत की जरूरत को पूरा कर सकते हैं। और प्राकृतिक मार्ग यही है, गोबर की खाद है, फसल अवशेष हैं, इनके माध्यम से भी आप अपनी जरूरत को पूरा कर सकते हैं। तो उसको यदि आप खेत की तैयारी कर रहे हैं, उस समय गोबर की खाद डाल रहे हैं, तो हमारा जो जो ये गोबर की राख का पाउडर है, इसका पहली बार यदि आप फसल की तैयारी से पहले कर रहे हैं तो इसका पूरी मात्रा में प्रयोग करना पड़ता है। तब इसकी मात्रा रहती है 70 ग्राम से लेकर 700 ग्राम से लेकर 1 केजी 1.5 केजी के आसपास। उसके बाद इसकी मात्रा घट जाती है। तो आप प्रथम बार कर रहे हो तो 2 केजी तक इसका प्रयोग कर सकते हैं, सलाह ले सकते हो। दूसरी बार कर रहे हो तो 1 केजी के आसपास आपने गोबर की जो राख है उसको 50 लीटर पानी में घोलकर और सिंचाई के माध्यम से, या तो गोबर की खाद के साथ में या सिंचाई के साथ में अपने खेतों को दे देना है। पहली तैयारी तो यही है। दूसरी तैयारी ये है कि यदि आप चाहें तो खाद के साथ में जो नीम की खली होती है उसका 15-20 किलो की मात्रा, और जो सरसों की खली होती है उसका भी 10-15 केजी की मात्रा आप पानी में घोल के उसका लिक्विड बना के और लिक्विड सिंचाई के साथ में अपनी फसलों को दे सकते हैं। ये भी मिट्टी को स्वस्थ करने की अच्छी प्रक्रिया है। नीम की खली में बहुत सारे ऐसे तत्व रहते हैं जो मिट्टी में उपलब्ध जो रोगाणु हैं उनको नष्ट करने का कार्य करते हैं। साथ ही आपके पेड़ पौधों को जन्म से ही, शुरुआत से ही रोग प्रतिरोधक क्षमता प्राप्त हो जाती है। तो एक तो काम ये करें। इसके अलावा जब भी आप अपने फसलों में सिंचाई करें, सिंचाई सामान्यतः 30-35 दिन के बाद आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। जब आपकी फसल 30-35 दिन की हो जाए, जब उसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाए, उस दिन से इस प्रयोग को कर सकते हैं। तो सिंचाई के लिए करना क्या है, वही गोबर की राख का आप 50 लीटर के आसपास सॉल्यूशन तैयार करेंगे। जैसे कि आप सिंचाई के लिए करते हैं, उसमें से 12-15 लीटर के आसपास आप निकाल लीजिए। उसमें 2 लीटर के आसपास नीम की, 2 किलो के आसपास नीम की पत्तियां लीजिए, ताज़ा पत्तियां लीजिए, उसके पेस्ट तैयार कर लीजिए। उसमें 200-250 ग्राम के आसपास तुलसी की पत्तियां लेकर उनकी पेस्ट तैयार कर सकते हैं। आक की पत्तियां, आक के फूल पीस कर उनकी पेस्ट तैयार कर सकते हैं। क्लोव की तैयार कर सकते हैं, धतूरे की लेके उसके पेस्ट बना के और इन सबको निचोड़ के, उस निचोड़ने के बाद जो सॉल्यूशन तैयार होगा आपको, तो उसको आपने इस गोबर की राख की सॉल्यूशन से मिला देना है। और इसको आपने 10 लीटर लेना है तो इसे, इसमें से आपने 3-4 केजी की लीटर के आसपास लेना है, उसे 10-15 लीटर पानी में मिला लेना है। यानी कि इसकी परसेंटेज आपकी ज़्यादा से ज़्यादा 5% ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 5% सॉल्यूशन का आप छिड़काव अपनी केले की फसलों में करेंगे तो देखेंगे इसके माध्यम से न केवल रोग सुरक्षा मिलती है, बल्कि जो पत्तियां हैं ज़्यादा हरी हो जाएंगी,
उनकी ग्रोथ बढ़ जाएगी, नई पत्तियां निकलनी शुरू हो जाएंगी, फ्लावरिंग गति बढ़ जाएगी, फ्लावर झड़ने रुक जाएंगे। कि ये पत्तियों के माध्यम से आपकी पेड़ पौधों को पहुंचकर भी अपनी प्रतिक्रिया दर्शाता है। और इसको भी आप महीने में 2 बार 3 बार कर सकते हैं। यदि आपको लगे कि आपकी करेले की फसलों में कोई रोग लग गया है तो उसकी आवृत्ति बढ़ा सकते हैं। उस आवृत्ति से उसकी संख्या बढ़ाने से भी आप अपने करेले की फसल को रोगों से सुरक्षित रख सकते हैं। निश्चित रूप से ऐसे इस प्रयोग से आपने करेले की जो हानि है उसमें 80 से 90% तक गिरावट ला सकते हैं। आप अपनी उत्पादकता का जो लक्ष्य रखा हुआ है उसको अच्छी 80 से 90% तक प्राप्त कर सकते हैं। तो छोटे से प्रयोग ऐसा कुछ लगना तो नहीं है कि आपने गोबर की राख का प्रयोग तो मिट्टी की को संरक्षित करने के लिए, मिट्टी को सुधारने के लिए करना ही करना है, क्योंकि इसके प्रयोग से मिट्टी में परिवर्तन हो जाएगा। आपकी जो जीवाणु सक्रियता है मिट्टी की उसमें बदलाव आना शुरू हो जाएगा। आप जो भी चाहे तो जीवामृत के माध्यम से या फिर फसल अवशेष के माध्यम से मिट्टी में आप कार्बनिक पदार्थ डालते हैं तो स्वभावतः मिट्टी के अंदर जीवाणु की संख्या में वृद्धि होती चली जाती है। और इसको प्रयोग जारी रखेंगे, देखेंगे 1-1.5 साल के बाद आपकी मिट्टी में, खेत की मिट्टी में काफी संख्या में केंचुआ भी इधर उधर घूमते नजर आ जाएंगे। इसके अलावा दीमक है, इसके अलावा जो गुबरैल हैं और दूसरे जीव भी आपको वहां दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। संभवतः 1-1.5 साल के आसपास आप अपने आसपास खेत के जो पोखर होते हैं, पानी के स्रोत होते हैं, गड्ढे होते हैं, उनमें नए रोगों की आवाज भी लगाते देखे। यद्यपि हमने कीटनाशक के साधारण प्रयोग से, रासायनिक खादों के साधारण प्रयोग से इन सब जीवों को नष्ट कर दिया है, लेकिन हमें मिट्टी को सुधारेंगे, मिट्टी को स्वस्थ करेंगे, मिट्टी को प्रदूषण रहित करेंगे तो निश्चित ही उसके आसपास के जितने भी जीव जंतु हैं, जितनी भी वनस्पतियां हैं, प्राणी हैं, वो फिर से सक्रिय हो जाएंगे, जीवांत हो जाएंगे। और ये हमारा लक्ष्य भी है। इसी के माध्यम से हम मिट्टी को तो स्वस्थ रख ही सकते हैं, इस जगत को, इस प्राणी जगत को भी हम एक नई जिंदगी देने के लिए तत्पर हो सकते हैं। मेरे लिए वो काम हो, आप प्रयोग करना चाहें, प्रयोग करके जो अनुभव हो वो सूचित करना चाहें, इस संबंध में वीडियो बनाकर ही मुझे भेज सकते हो। आपके नाम से ही मैं वीडियो इस पर लोड करना शुरू करने वाला हूँ, तो आप उसमें मेरी मदद कर सकते हैं। हाँ, जो लक्ष्य हमें लेके चले हैं कि मिट्टी को स्वस्थ करना है, मिट्टी को प्रदूषण रहित करना, विष रहित करना है, विष मुक्त करना है, तो उसमें उस मिशन के साथ भी आप मेरे साथ मिलकर काम कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।